हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस और उनके डिसेबल्स ने बहुत ही चालाकी के साथ बेचारी जुनजी को पागल बनाते हुए उसे 9 लेवल फैंटेसी रियलम का पोर्टल ओपन करवा दिया था, जिसके बाद लिंगहू ने भी उसे वहां पे सारी सच्चाई बताकर उसे जान से ही मार दिया था। और उसके बाद एसएस एंशिएंट आइलैंड सेट के डिसेबल की तलाश में अपने सभी डिसेबल्स को लेकर उस 9 लेवल फैंटेसी स्क्वायर रियलम के अंदर चले गए थे, जहाँ पे वो सभी लोग अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट होते हैं। पर जहाँ पे एसएस, निंगजू, बर्निक्रो और लिंगहू टेलीपोर्ट हुए थे, उन्हें वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी टाइप के कल्टीवेटर्स ने चारों तरफ से घेरते हुए पागलों की तरह उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। ऊपर से अजीब बात यह थी कि वहाँ पे उनमें से कोई भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते उन सभी को वहाँ पे अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स से लड़ना पड़ रहा था। जबकि वो ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स थे कि वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जो देखकर एसएस भी अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पाँव को काफी जोर से नीचे जमीन पे दे मारते हैं, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारे सभी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स का खेल भी खत्म हो गया था। जबकि एसएस वहाँ पे बर्निक्रो की मदद से उड़ते हुए एक रोशनी का पीछा करते हुए उसी तरफ चले गए थे, जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें 9 लेवल फैंटेसी स्क्वायर रियलम के अंदर कहीं सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसएस बर्निक्रो, निंगजू और लिंगहू के साथ उसी रोशनी का पीछा करते हुए वहाँ पे उसके अंदर एंटर कर चुके थे, जो कि असल में एक तरह का प्रोटेक्टिव बैरियर था, जो कि उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स को वहाँ पे अंदर आने से रोक रहा था। लेकिन जैसे ही एसएस वहाँ पे इस पोर्टल के साथ आके टकराते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो पोर्टल खुद ब खुद ही वहाँ पे ओपन हो गया था, जिसके चलते एसएस और उनके डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर इंटर कर जाते हैं। जबकि वो सभी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स जो कि वहाँ पे उनका पीछा कर रहे थे, उन सभी की तो वहाँ पे इस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर बारिश होने लगी थी। और जब बेचारी निंगजू ऊपर की तरफ ये खतरनाक नजारा देखती है, तो वो भी वहाँ पे एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन खुद को वहाँ पे एसएस की बाहों में पाकर उसका सारा डर एक ही झटके में चला गया था। और तब तक वो लोग वहाँ पे नीचे जमीन पे भी लैंड हो चुके थे, जिसके चलते एसएस वहाँ पे उसे अपनी गोद से नीचे उतार देते हैं। हालांकि बेचारी निंगजू वहाँ पे एसएस से अलग तो नहीं होना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे वहाँ पे एसएस से अलग होना पड़ता है। जबकि बर्निक्रो वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को बारिश की तरह बरसते हुए देखकर थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, ये जगह तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकली। आखिर ये किस तरह की गंदी जगह है जहाँ पे हम जब से आए हैं हमारे ऊपर बस हमले पे हमले ही हुए जा रहे हैं। जबकि निंगजू तो वहाँ पे इस प्रोटेक्टिव बैरियर को देखकर हैरान होते हुए कहती है, यहाँ पे तो हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो फिर आखिर इस प्रोटेक्टिव बैरियर को यहाँ पे किसने लगाया होगा। और ये कहते हुए जब निंगजू वहाँ पे इस प्रोटेक्टिव बैरियर को गौर से देखती है, तो वो भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहती है, कहीं इस प्रोटेक्टिव बैरियर को यहाँ पे एंशिएंट मैजिक वेपन सनशाइन प्लेट का इस्तेमाल करते हुए तो नहीं लगाया गया। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि उस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर तो अभी तक भी वहाँ पे ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स की बारिश हो रही थी। वहीं निंगजू की सारी बातें सुनकर एसएस वहाँ पे कोल्ड टोन में उसे जवाब देते हुए कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया, इस प्रोटेक्टिव बैरियर को सनशाइन प्लेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लगाया गया है, पर अभी ये प्रोटेक्टिव बैरियर यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। और अभी एसएस वहाँ पे इस प्रोटेक्टिव बैरियर को देखते हुए ये सब कह ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पे अपने पीछे से कुछ सोल्जर्स की आवाज सुनाई देती है, जो कि चिल्लाते हुए वहाँ पे अपने बाकी साथियों को बुलाते हुए कह रहा था, दोस्तों वो ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स एक बार फिर से हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ चुके हैं, चलो जल्दी से आओ, इस बार हम उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब वो सोल्जर के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उसके बाकी सभी साथी भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगे थे, हाँ हाँ आज हम इन सभी को खत्म कर देंगे, ताकि दोबारा ये घटिया ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स हमारे घरों तक ना पहुँच सके। अब उन सोल्जर्स की सारी बातें सुनकर बर्निक्रो वहाँ पे एसएस के पास आते हुए उनसे कहता है, मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे इन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स से निपटने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे निपटने के लिए ऑलरेडी कुछ वॉरियर्स यहाँ पे आ रहे हैं। अभी बर्निक्रो का ये कहना ही था कि तभी उसके सामने वहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। ये सभी लोग शूगुआन सिटी के लोग थे, जिन्हें आप लोग एक तरह से नॉर्मल मोटल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोग कहीं से भी सोल्जर्स की तरह तो दिखाई नहीं दे रहे थे। इवन उनमें तो बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे, जो कि वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स का मुकाबला करने के लिए वहाँ पे पहुंच चुके थे। इसी बीच हम वहाँ पे एक लड़के को भी देखते हैं, जिसे वहाँ पे लोग मस्केर के नाम से बुला रहे थे। वो लड़का ऑलरेडी डिसेबल था, जिसके चलते वो सही से चल भी नहीं सकता था, लेकिन उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स का मुकाबला करने के लिए फिर भी वो वहाँ पे आ चुका था। लेकिन तभी एक सोल्जर उसे वहाँ पे आदेश देते हुए कहता है, मस्केर जल्दी से जाकर एल्डर मूव को इस बारे में बताओ, और जितना जल्दी हो सके अपने बाकी के लोगों को भी लेकर यहाँ पे आओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नए लोग भी आ चुके हैं, जिनकी हमें यहाँ पे ज़ॉम्बी कल्टीवेटर से रक्षा करनी होगी। अब उस सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मस्केर भी वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे अंदर की तरफ भाग गया था। जिसके बाद वो सोल्जर वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उन ज़ॉम्बीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हुए अपने लोगों से कहता है, चलो जब तक हमारे बाकी साथी यहाँ पे नहीं आ जाते, तब तक हम खुद ही यहाँ पे ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स का खात्मा करते हैं। और उस सोल्जर कैसा कहती हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालकर वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़ गए थे। हालांकि उनके पास अच्छे वेपन्स भी नहीं थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे, और ऊपर से उनमें से किसी को भी अपनी मौत का डर नहीं था। वो सभी लोग वहाँ पे बस अपने पैरों की रक्षा करना चाहते थे, और इसी हौसले के चलते वो सभी लोग वहाँ पे अपनी जान की परवाह किए बगैर उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर से भिड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जो कि वहाँ पे एसएस के साथ साथ बर्निक्रो, निंगजू और लिंगहू भी काफी गौर से देख रहे थे। और एसएस को छोड़कर वहाँ पे बाकी सभी लोगों के दिल में उन गाँव वालों के लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो सनशाइन प्लेट वाला प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था,
जिसके चलते वो सभी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उन इंसानों को मारने और उन्हें खाने के लिए वहाँ पे आगे बढ़ने लगे थे। जहाँ पे कोल्ड मैन ने अपने बेल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए लगातार वहाँ पे उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स के ऊपर आके गोले बरसाए जा रहा था। इवन उसने अकेले ही वहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स को मौत के घाट उतार दिया था। जो देखा तो अब उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो पागलों की तरह वहाँ पे चिल्लाते हुए अब और भी तेजी के साथ वहाँ पे आगे बढ़ना शुरू हो गए थे। जबकि शूगुआन गांव के लोग भी वहाँ पे अपनी अपनी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स का मुकाबला करते हुए उन्हें वहाँ पे मौत के घाट उतारे जा रहे थे। इवन जब वहाँ पे एक सोल्जर एक ज़ॉम्बी का गला काटने की कोशिश करता है तो वो उसका गला वहाँ पे काट ही नहीं पाता। जो देखकर तो वो ज़ॉम्बी कल्टीवेटर वहाँ पे कमीनी स्मेल करते हुए उसे वहाँ पे जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगा था। जिसे भी वो सोल्जर वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए रोक ही रहा था कि तभी पीछे की तरफ से एक और ज़ॉम्बी ने वहाँ पे उसके ऊपर जंप लगा दी थी, जो कि सीधा वहाँ पे उसके बाजू को काटते हुए उसे वहाँ पे खाने की कोशिश करने लगा था। ये देखकर बेचारा वो सोल्जर भी डर के मारे वहाँ पे अपने बड़े भाई को बुलाते हुए कहता है, देख ब्रदर प्लीज जल्दी से मेरे पास आकर मेरी मदद करो वरना मैं भी यहाँ पे इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। अब उस सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो पहले वाला सोल्जर वहाँ पे भाग कर अपने छोटे भाई को बचाने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ आने लगा था। इवन रास्ते में काफी सारे ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स वहाँ पे उसका रास्ता रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे हर एक ज़ॉम्बी कल्टीवेटर का बहुत ही बहादुर से मुकाबला करते हुए अपने छोटे भाई के पास पहुंच चुका था। जहाँ पे आते साथ ही उसने अपने भाई का हाथ काटते हुए उस ज़ॉम्बी कल्टीवेटर का गला भी काट दिया था। असल में अगर वो वहाँ पे अपने छोटे भाई का हाथ नहीं काटता तो अब तक वो भी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी कल्टीवेटर में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता। इसलिए वो सोल्जर वहाँ पे अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा करने लगा था। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे एक बार फिर से अपनी अपनी सोर्ड को उठा कर उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि अब तक शूगुआन गांव के लोगों ने काफी सारी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स को मार गिराया था, लेकिन उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स की तादाद थी कि वहाँ पे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके चलते अब धीरे धीरे वो सभी गाँव वाले भी मरने लगे थे। जो देखकर निंग्यू वहाँ पे जल्दी से एसएसटजू की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, एसएसटा क्या हम लोग यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए जा सकते हैं? वहीं एसएसटजू भी उन गाँव वालों को बहुत ही गौर से देख रहे थे और उन्हें भी वहाँ पे एहसास हो चुका था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरा का पूरा गाँव ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसलिए एसएसटजू वहाँ पे अपने डिसेबल्स को इजाजत देते हुए हमें अपना सर हिला देते हैं। जो देखकर तो वो तीनों वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर बहुत ही तेजी के साथ उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ सबसे पहले निंग्यू ने अपने हैंडली बाउफ एंड मैजिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला करते हुए उन सभी को वहाँ पे अपनी आइस में जमा दिया था। जो देखकर तो वो सभी गाँव वाले भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि पीछे से बर्नी क्रो भी वहाँ पे आकर उन जमचो के ज़ॉम्बीज के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करते जा रहा था। और इस तरह उन दोनों ने मिलकर वहाँ पे एक ही झटके के साथ ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स के पूरे एक झुंड को वहाँ पे मार गिराया था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिंगू के रास्ते में भी वहाँ पे जो कोई भी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर आ रहा था वो भी वहाँ पे अपने ब्लड मैजिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को बीच में से ही काटते जा रहा था। और तभी निंग्यू वहाँ पे बर्नी क्रो की मदद से ऊपर हवा में उड़ते हुए अपने द मिरर ऑफ इविल को बाहर निकाल लेती है। जैसे जैसे निंग्यू वहाँ पे एक्टिवेट करती है तो जिसके अंदर से वहाँ पे एक तरह की सूर्य की किरणें निकलने लगी थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए निंग्यू ने सीधा वहाँ पे ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और जो कोई भी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर वहाँ पे सूर्य की उन किरणों के साथ जाके टकराता वो वहीं पे राख में बदलते जा रहा था। और इस तरह निंग्यू ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही खतरनाक अटैक के साथ ऑलमोस्ट सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया था। जिसके चलते बेचारे शूगुआन गांव के लोग भी चैन की सांस लेते हुए अपने घायल साथियों को उठाकर वहाँ से वापस जाने लगे थे, क्योंकि निंग्यू, बर्नी क्रो और लिंगू तीनों ने मिलकर वहाँ पे उस जंग का पूरा रुख ही बदल दिया था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एसएसटजू भी अपनी जगह पे खड़े होकर ये सब बहुत ही गौर से देख रहे थे। तभी पीछे से एल्डर मून भी निकल कर बाहर आते हैं, जो कि असल में शूगुआन गांव के मुखिया थे। वो पीछे से एसएसटजू को आवाज देकर अपने गांव का रक्षक कहते हुए वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करने लगे थे। अब एल्डर मून की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएसटजू भी वहाँ पे पलटकर उनकी तरफ देखते हैं। जिसके बाद एल्डर मून वहाँ पे एसएसटजू और उनके सभी डिसेबल्स को लेकर अपने शूगुआन गांव के अंदर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे अंडरग्राउंड में उन लोगों ने पूरा एक टाउन बना रखा था, जहाँ पे एक मैजिक लाइट ऊपर हवा में रोटेट करते हुए एक सूर्य की तरह वहाँ पे अंडरग्राउंड में चारों तरफ रोशनी फैला रही थी। जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि इस अंडरग्राउंड में एक सन भी है। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे अंदाजा लगाते हुए कहता है, तो इसी सन की वजह से ही आपके गाँव का नाम शूगुआन पड़ा। मैंने ठीक कहा ना? जिस पहले मुंह की बजाय निंग्यू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि इसे शूगुआन नहीं कहते, ये एक सनशाइन ट्रैक प्लेट है, जो कि न सिर्फ यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को मेंटेन करने में काम आती है, बल्कि उसी के साथ साथ ये यहाँ पे सूर्य की तरह चमकते हुए चारों तरफ अपनी सनलाइट की रोशनी भी फैलाती है। और इन सारे कारणों के चलते इस गांव को शूगुआन कहा जाता है। निंग्यू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर मून भी वहाँ पे अपनी जगह पे रुकते हुए उन सभी से कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कभी ये सनशाइन प्लेट एक रियल सन की तरह चमकती थी, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ इसकी सनलाइट एनर्जी भी कम होती चली जा रही है। इवन अब तो इसे यहाँ पे इतने ज्यादा साल गुजर चुके हैं कि मुझे नहीं लगता अब ये सनशाइन प्लेट यहाँ पे और ज्यादा देर तक हम लोगों की रक्षा कर पाएगी। और ये कहकर एल्डर मून वहाँ पे उदास होते हुए अपना साथ नीचे झुका लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जल्दी से खुद को संभाल कर एसएसटजू और उनके डिसेबल से कहते हैं, आप लोग यहाँ पे ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकते, आप लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे रुक रहे तो हम सभी की तरह आपकी जान भी यहाँ पे खतरे में पड़ जाएगी। जिसपे निंग्यू वहाँ पे आगे बढ़कर उनसे बात करते हुए कहती है, अंकल आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे हमने आज यहाँ पे आपकी मदद की है, हम लोग आगे भी तो यहाँ पे
रहकर उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर से आपको बचा सकते हैं। जिस पे एल्डर वहाँ पे उदास होकर ना में अपना सर हिलाते हुए निंग्यू से कहते हैं, नहीं मेरी बच्ची, अब इस सबका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि सनशाइन प्लेट बहुत जल्द पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाने वाली है और ऐसा होते ही हमारा पूरा का पूरा गाँव डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ऊपर से उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स को यहाँ पे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, उन्हें बस यहाँ पे रोका ही जा सकता था, जो कि हम पिछले हजारों सालों से करते हुए आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे हमारे लिए अपनी जान को जोखिम में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्लीज आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। अब एल्डर मू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे आगे आते हुए उनसे कहता है कि अगर हम सभी लोग यहाँ से भाग सकते हैं तो आप सभी लोग भी हमारे साथ क्यों नहीं भागते। बर्नी क्रो के सवाल से एल्डर मू के पूरे शरीर में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है और वो वहाँ पे उन्हें जवाब देते हुए बताते हैं क्योंकि हमारा गाँव यहाँ पे अपने रक्षक के आने का इंतजार कर रहा है। भविष्यवाणी के मुताबिक जब हमारी सनशाइन प्लेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी तब हमें बचाने के लिए हमारा बेनिफैक्टर आएगा, इसलिए हम सभी लोग यहीं पे रुककर उनका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वही यहाँ पे आकर हमें आजादी दिलवाने वाले हैं। अब एल्डर मू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स के फेस के ऊपर एक और लुक आ गया था। इवन उन्हें वहाँ पे ये भी अंदाजा हो चुका था कि ये ओल्ड मैन यहाँ पे जिस बेनिफैक्टर की बात कर रहा है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद एंसेस्टर्स ही है। इसलिए एंसेस्टर्स वहाँ पे कोल्ड लुक के साथ वो सनशाइन प्लेट की तरफ ही देखने लगे थे, जहाँ वाकई अब वो सनशाइन प्लेट में क्रैक्स आने शुरू हो चुके थे, यानी कि एंसेस्टर्स को अंदाजा बिल्कुल ठीक था। खैर जैसे ही उस सनशाइन प्लेट में क्रैक्स आते हैं तो वो पूरा का पूरा गाँव वहाँ पे हिलने लगा था, जो देखकर एल्डर मू वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, लगता है उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स ने एक बार फिर से हमारे ऊपर हमला कर दिया है। और ये कहकर एल्डर मू जल्दी से वहाँ पे चिल्लाते हुए एंसेस्टर्स और उनके डिसेबल से कहते हैं, अब आप सभी लोग यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, प्लीज जितने जल्दी हो सके चले जाइए यहाँ से, वरना हमारे साथ साथ आप सभी लोग भी यहाँ पे मारे जाएंगे क्योंकि अभी तक भी हमारी सनशाइन प्लेट के अंदर थोड़ी एनर्जी बाकी है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप लोग आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। एल्डर मू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स वहाँ पे दोबारा कोर लुक के साथ वो सनशाइन प्लेट की तरफ देखते हुए एल्डर मू से कहते हैं, नहीं अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अब एंसेस्टर्स कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वो सनशाइन प्लेट वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा छा गया था। इवन अंडरग्राउंड में तो कोई किसी को वहाँ पे देख तक भी नहीं पा रहा था, जबकि अंधेरे की वजह से हम देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे उसी तरफ आकर्षित होने लगे थे और उनका सारा झुंड शूगन गांव की तरफ ही बढ़ना शुरू हो गया था। इवन उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स के लीडर वहाँ पे बहुत ही अजीब भाषा में वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने बाकी के लोगों को भी वहाँ पे बुलाने लगा था, जबकि उनका मुकाबला करने के लिए शूगन गांव के लोग भी वहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुके थे, जहाँ पे वो लीडर सोल्जर भी उनकी तादाद देखते हुए कहता है, इस बार तो ये और भी ज्यादा तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं, अच्छा है आज मैं यहाँ पे इन सभी को एक साथ ही खत्म कर दूंगा। और ये कहकर उस सोल्जर ने वहाँ पे गुस्से से अपनी स्वॉर्ड के ऊपर हाथ कसना शुरू कर दिया था, जो देखकर उसका साथी भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, कुछ ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स को मेरे लिए भी छोड़ देना ताकि बाद में जब मैं अपने बीवी बच्चों को फेस करूँ तो मुझे उनके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यारे मुझे बुज़दिल कहें। और ये कहकर सबसे पहले वो सोल्जर वहाँ पे ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गया था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सर पे कफन बांध कर ही निकला है, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि निंगयू ने भी वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए अपने बाईफेंस मैजिक वेपन को बाहर निकाल लिया था। इवन वो छोटा सा लड़का मस्केर भी वहाँ पे अपने डैगर को लेकर वहाँ पे लंगड़ाते हुए उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था, लेकिन लिंगू वहाँ पे उसका रास्ता रोकते हुए उससे कहता है, नहीं तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स को तुम हमारे ऊपर छोड़ दो क्योंकि इन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स का मुकाबला करने के लिए तुम अभी भी बहुत ज्यादा यंग हो। लेकिन मस्केर वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, नहीं इस बार मैं तुम लोगों की कोई भी नहीं सुनने वाला, ये मेरा भी गाँव है और इसमें मेरे भी प्यारे रहते हैं, इसलिए उन सभी की रक्षा करना मेरा भी फर्ज है। आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम लोगों की कोई भी बात नहीं सुनने वाला और अपने आखिरी दम तक यहाँ पे इन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स का मुकाबला करूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे लिंगू को पूरी तरह से इग्नोर करके उसी तरह से लंगड़ाते हुए वहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर तो ऐसा तजू भी उससे वहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। और इसी बीच ऐसा तजू को वहाँ पे अपने कानों में एल्डर मू की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए ऐसा तजू से कह रहे थे, तुम लोग अभी तक भी यहाँ से नहीं गए, मैं तुम लोगों से आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी भी तुम लोगों के पास समय है, अगर यहाँ पे मरना नहीं चाहते तो जल्दी से चले जाओ यहाँ से, तब तक हम लोग यहाँ पे इन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स और बीस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। और ये कहकर एल्डर मू भी वहाँ पे अपनी लाठी के सहारे चलते हुए उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे, यानी कि अभी तक भी उन लोगों का हौसला काफी ज्यादा बुलंद था। ऊपर से उन्हें यह भी उम्मीद थी कि आज उनका बेनिफैक्टर भी यहाँ पे आने वाला है, लेकिन बेचारे एल्डर मू कहाँ जानते थे कि वो बेनिफैक्टर तो ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है। खैर हम देखते हैं कि आज एक अकेला सोल्जर वहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स को मौत के घाट उतारता जा रहा था। इवन एल्डर मू भी वहाँ पे अपने मैजिक बेल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स की पर आग के गोले बरसाते हुए उन्हें वहाँ पे राख में बदलने लगे थे, पर एक साथ अपने आर्टिफैक्ट की
इतनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से उनका आर्टिफैक्ट भी वहाँ पे पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, जिसके चलते वो वहीं पे ही नीचे गिर गया था। अब ये देखकर जब एल्डर मू वहाँ पे अपने आसपास का नजारा देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स के साथ साथ अपने लोगों की भी लाशें गिरी हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर उन्हें बुरा तो वहाँ पे काफी ज्यादा लगता है, लेकिन ये समय अफसोस करने का नहीं था बल्कि खुद को और अपने लोगों को बचाने का था। इसलिए हम देखते हैं कि इतना ज्यादा बुरा हो जाने के बावजूद भी एल्डर मू का हौसला अभी तक भी नहीं टूटा था, क्योंकि एल्डर मू ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर एक बार उनका हौसला टूट गया तो उनकी पूरी सेना का भी हौसला टूट जाएगा। इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ एक स्वॉर्ड को उठाकर वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहते हैं, मेरे साथियों हार मत मानना, आज हम सभी लोग मिलकर यहाँ पे ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स को खत्म करके रहेंगे। हमें तब तक यहाँ पे लोगों का मुकाबला करते रहना होगा जब तक एंशिएंट टैलेंट सेट के बेनिफैक्टर हमें यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आ जाते। हमें आज यहाँ पे ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स का मुकाबला करते हुए अपने बेनिफैक्टर को दिखाना होगा कि उनके लोग कितने ज्यादा बहादुर हैं। और ये कहकर एल्डर मू अपने सभी साथियों के हौसले को पीक पे पहुंचाते हुए खुद भी वहाँ पे ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जबकि एल्डर मू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक दूसरा बुरा सोल्जर भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, मेरे दोस्तों टैलेंट सेट के लिए हमें यहाँ पे अपने आखिरी दम तक लड़ना होगा। और ये कहकर वो बुरा सोल्जर वहाँ पे अपने ओपोनेंट ज़ॉम्बी कल्टीवेटर को जान से मारते हुए कहता है, टैलेंट सेट के लिए मार गिराओ इन सभी को। अब टैलेंट सेट का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि उन सभी सोल्जर्स के अंदर एक नया ही जोश आ गया था। ऐसा लग रहा था कि टैलेंट सेट का नाम पुकारते हुए उनके अंदर कोई अजीब सी पावर आ रही है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पे उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स को बीचों बीच काटना शुरू कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा हो चुका था और ऊपर से शूगुआन गांव के लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए हम देखते हैं कि अब उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स ने उन लोगों को वहाँ पे चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। इवन देखते देखते वो सभी लोग वहाँ पे एक छोटे से सर्कल के अंदर फंस चुके थे और अब तो एल्डर मू की बुरी हड्डियों में भी इतना ज्यादा दम नहीं था कि वो अकेले वहाँ पे उन सभी का मुकाबला कर सके। इसलिए अब की बार वो अपने ओपोनेंट ज़ॉम्बी कल्टीवेटर को काट ही नहीं पाते, उल्टा ज़ॉम्बी कल्टीवेटर ने वहाँ पे चिल्लाते हुए उन्हें उठाकर पीछे फेंक दिया था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एसाटाज़ू भी अपनी जगह पे खड़े होकर शांति से ये सारा नजारा देख रहे थे और एक साथ इतने सारे लोगों को मरते हुए देखकर एसाटाज़ू ने वहाँ पे अपने हेमली गोड स्टोन को बाहर निकाल लिया था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एल्डर मू के ओपोनेंट ज़ॉम्बी कल्टीवेटर ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उल्टा वहाँ पे उनके ऊपर ही हमला कर दिया था, जो देखकर तो वहाँ पे बर्नी करो और बाकी सभी को यही लगने लगा था कि शायद एल्डर मू का खेल भी वहाँ पे खत्म होने वाला है। लेकिन एल्डर मू वहाँ पे अपनी बची कुछ हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बहादुरी से वहाँ पे ज़ॉम्बी कल्टीवेटर को रोकने की कोशिश करने लगे थे। जबकि वो ज़ॉम्बी कल्टीवेटर तो लगातार वहाँ पे चिल्लाते हुए अपना गंदा थूक उनके ऊपर फेंके जा रहा था, जिसके चलते अब धीरे धीरे एल्डर मू भी वहाँ पे उसके सामने कमजोर पड़ने लगे थे। और तभी अचानक से उनकी नजर वहाँ पे अपनी साइड में पड़ी हुई एक स्वॉर्ड के ऊपर पड़ती है। जैसे जैसे वो वहाँ पे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो इस मौके का फायदा उठाकर उस ज़ॉम्बी कल्टीवेटर ने वहाँ पे एल्डर मू के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे काट लिया था, जिसके चलते बेचारे एल्डर मू भी दर्द के मारे वहाँ पे चिल्लाने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उनकी आंखों में अभी तक भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें अफसोस वहाँ पे बस इस बात का था कि वो अपने बेनिफैक्टर से मिलने से पहले ही यहाँ पे मर रहे हैं। लेकिन तभी इसी बीच उनकी नजर ऊपर आसमान में जाती है, जहाँ पे उन्हें अपने सामने एसाटाज़ू ऊपर हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और ये विजन देखकर तो एल्डर मू की आंखों में वहाँ पे एक चमक आ चुकी थी। जबकि जैसे जैसे एसाटाज़ू वहाँ पे ऊपर हवा में उड़ रहे थे, उनके हेमली गोड स्टोन से वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन ऑरा निकल रहा था, जो देखकर एसाटाज़ू वहाँ पे अपने हेमली गोड स्टोन की पावर का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, सोल डिस्ट्रॉय। और ये कहकर वो दोबारा वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं, सोल री इनकारनेशन है। और उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ है उनके हेमली गोड स्टोन से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है, जो कि देखते ही देखते वहाँ पे चारों तरफ फैलना शुरू हो गया था। इवन उसकी वजह से हम देखते हैं कि स्क्योर एरिया में छाए हुए काले बादल भी वहाँ पे हटने लगे थे और दोबारा सूरज वहाँ पे निकलने लगा था। जबकि हम देखते हैं कि उस हेमली गोड स्टोन के अंदर से सोल री इनकारनेशन की पावर भी वहाँ पे बारिश की तरफ बरसने लगी थी। और ये कमाल का नजारा देखकर शूगुआन गांव के लोग वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये सब आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और ये कहते कहते उन सभी लोगों की नजर भी ऊपर आसमान में जाती है, जहाँ पे वो सभी लोग भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऊपर आसमान में देखो। अब वो सोल्जर कैसे कहते ही हम देखते हैं कि अब तो सभी लोगों की नजरें ऊपर आसमान में जा चुकी थी और वो सभी लोग वहाँ पे ये कमाल का नजारा आंखें फाड़े देखने लगे थे। जबकि हम देखते हैं कि उस हेमली गोड स्टोन से अभी तक भी वो डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा निकलते हुए नीचे जमीन पे गिर रहा था, जो देखकर एल्डर मू जो कि वहाँ पे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, वो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो वही मिरेकल है जिसके बारे में हमें भविष्यवाणी में बताया क्या था। यकीन नहीं हो रहा कि इस मिरेकल को मैं अपनी आंखों के सामने होते हुए देख पा रहा हूँ। वाकई मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। वहीं अपना डिवाइन सुप्रीम ऑर्डर रिलीज करने के बाद वो हेमली गोड स्टोन उड़ते हुए दोबारा वहाँ पे एसाटाज़ू के हाथों में आ गया था। वहीं बर्नी करो तो वहाँ का नजारा देखकर एसाटाज़ू की तारीफें करते हुए कहने लगा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बॉस कोई एक्शन ले और कोई मिरेकल ना हो। मेरे बॉस जहाँ जहाँ भी जाते हैं मिरेकल उनके पीछे पीछे ही वहाँ पे आ जाता है। तभी एसाटाज़ू वहाँ पे एक बार फिर से अपने हेमली गोड स्टोन को एक्टिवेट करते हुए अब वहाँ पे सोल री इनकारनेशन एनर्जी की बारिश करवाना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और जैसे जैसे वो डिवाइन एनर्जी वहाँ पे नीचे जमीन पे गिर रही थी, वैसे वैसे वहाँ की जमीन ने दोबारा से रीग्रो होना शुरू कर दिया था। जबकि वो डिवाइन एनर्जी जिस जिस ज़ॉम्बी कल्टीवेटर के ऊपर गिर रही थी, उन ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स का भी वहीं पे खत्म होता जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो डिवाइन एनर्जी वहाँ पे जिन गाँव वालों के ऊपर भी गिर
रही थी। वो सभी भी वहाँ पे हील होते चले जा रहे थे। ये देखकर तो वो सभी गाँव वाले पहले से भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी सारी इंजरीज खुद ब खुद ही कैसे हील हो रही है? इवन जैसे वो डिवाइन एनर्जी आकर वहाँ पे लर्मू के ऊपर गिरती है तो उनकी इंजरी भी वहाँ पे पूरी तरह से हील हो चुकी थी। इवन वो सोल्जर जिसका वहाँ पे पूरा का पूरा बाजू कट गया था, उसका पूरा का पूरा बाजू ही वहाँ पे उस डिवाइन एनर्जी की वजह से ग्रो होने लगा था। इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगे थे, ये तो वाकई एक मिरेकल है। जबकि उन लोगों के साथ साथ वहाँ की सारी जमीन भी हील होते हुए बंजर से हरी भरी होना शुरू हो गई थी। इवन वो सोल्जर जिनकी वहाँ पे टांगे कट चुकी थी, उनकी टांगे भी दोबारा वहाँ पे ग्रो होने लगी थी। इवन वो सोल्जर जो कि वहाँ पे उस भयानक जंग में मारे गए थे, वो सभी लोग दोबारा वहाँ पे जिंदा होने लगे थे, जो देखकर तो किसी को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। और वो सभी बस चिल्लाते हुए यही कहने लगे थे, ये तो मिरेकल है जिसका हम लोग न जाने कितने हजारों सालों से इंतजार कर रहे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि मस्केर भी वहाँ पे उस डिवाइन एनर्जी को छू कर देखता है, और जैसे वो डिवाइन एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाती है तो उसकी टांगे भी वहाँ पे एक ही झटके के साथ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जो देखा तो बेचारा मस्केर इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि हम देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। और वो वहाँ पे एसएसटजू की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहने लगा था, आप कोई इंसान नहीं हो सकते बल्कि आप तो एक गॉड हैं। जबकि एसएसटजू की डिवाइन एनर्जी लगातार वहाँ पे बरसते हुए शूगॉन गांव के लोगों के साथ साथ पूरे शूगॉन गांव को भी ठीक करती जा रही थी। और सभी लोग वहाँ पे एसएसटजू को गॉड गॉड कहकर बुलाने लगे थे। जो देखकर लिंगू वहाँ पे मस्केर के पास आकर वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि वो कोई गॉड नहीं है बल्कि वो हमारे टैन एंड सेट के एंसेस्टर हैं। और जानते हो उनके सामने गॉड्स तक भी अपना सर झुकाते हैं। इनका नाम है एसएसटजू यंग, नहीं बल्कि दी महान जू यंग। दोस्तों अब ले आओ एसएसटजू के सामने किसी भी गॉड को। मुझे नहीं लगता अब तक लोग हुआ की हिस्ट्री में कोई भी एसएसटजू का मुकाबला कर सकता है। अगर आप लोगों की नजर में ऐसा कोई कैरेक्टर है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर इसी के साथ हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।